जी। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सुलझे हुए और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। कि नीतीश कुमार के कई कार्यों पर उंगली जरूर इस पोस्टर ने उठा दिया है और ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय जब एनडीए गठबंधन के घटक दल बैठेंगे तो भले ही सीरियस नोट में नहीं हो, हंसी मजाक में हो, लेकिन उठेगा तो जरूर। जी बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान का एक अपना आइडियोलॉजी है। आपको याद होगा कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उस गठबंधन में रह करके किसी ऐसे मुद्दे पर जहां उनके पक्ष की बात नहीं हो या उन मुद्दे से वो सहमत नहीं है तो वो खुल करके विरोध भी करते हैं। दिलीप जायसवाल जो है वो दलितों की मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दलित हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो था, उस रोड शो में काफी परेशानियां हुई। परेशानी क्या हुई, मतलब जो भीड़ नहीं आई उसके पीछे कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा कारण था जिसमें पार्टी के भीतर जो चल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। और रातों रात में अब हमारे साथ बाबा रहते हैं और बाबा के झोली में होती है बहुत सारी खबरें, अलग अलग पार्टियों की खबरें और अलग अलग खबरें। जो खबर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो खबर हम लेकर आते हैं वादे के अनुसार सुबह 7 बजे। और बाबा आपको सटीक खबर देते हैं बिहार की राजनीति की, जिसमें बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है ये सब आपको पता चल जाता है। तो चलिए रातों रात की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हमारे साथ बाबा है। और पहली खबर रातों रात का कि भाजपा को बिहार में तगड़ा झटका लग गया है और इस झटके से सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी बनाई है। वैसे में अब भाजपा और क्या कुछ करने वाली है और इस झटकों से भाजपा कैसे बाहर निकलेगी बाबा? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस जाने के बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह का गुटबाजी नजर आया और उसी का नतीजा कहा जाता है कि वो जो प्रधानमंत्री का रोड शो था उस रोड शो में काफी परेशानियां हुई। परेशानी क्या हुई, मतलब जो भीड़ नहीं आई उसके पीछे कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ा कारण था जिसमें पार्टी के भीतर जो चल रहा है उसको लेकर के ये सारी बातें इसी को लेकर के कई लोग अब पार्टी को लेकर के और पार्टी में अपने अस्तित्व को लेकर के भी फैसला लेने लगे हैं। चुनावी साल है तो आपको पहले ही बता चुके हैं, कई बार हमने इस बात को कहा भी है कि अलग अलग पार्टियों से लोग चुनाव लड़ने के लिए छोड़ते हैं पार्टी। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कमेटी बनने के बाद से ये मामला और ज्यादा आया है। नई कमेटी जो बनी है उसके बाद कई लोगों के जो होप थे, उम्मीद थी और कई लोगों से वादे कर रखे थे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरह से एकदम समाप्त हो गई है। और ऐसे लोगों को इस बात का डर होने लगा, डर सताने लगा है कि उनके टिकट कट सकते हैं। तो इस तरह के लोग अपने लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी में जब उनके मान सम्मान या उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है और ये जो लोगों ने छोड़ा है उनमें से 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जातीय समीकरण जो कि भारतीय जनता पार्टी का है और जानते हैं वैश्य समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता है, अंतिम समय तक वो इंतजार करता है, उस समाज से लोगों ने छोड़ा है। तो वहीं दलित को लेकर के एक तरफ जहां मीटिंग चल रही हो, आज कल ही हमने खबर किया था जिसमें हमने बताया भी था कि दिलीप जायसवाल जो है वो दलितों की मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दलित हमारे साथ हैं, जबकि चिराग पासवान उनके पास एक बड़ा चेहरा है दलित, उसके बावजूद भी दलितों को अपने पक्ष में करने और उसी समय एक तरफ वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो दलित जो है उनके यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। चुनावी साल है और चुनावी साल में हालांकि इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो कमेटी में थे पहले, अब कमेटी में नहीं है, उन लोगों को भी इस बात का पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें क्यों निकाला गया। कमेटी में हमने बहुत अच्छा काम किया था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति है। और फिर से एक बार कहेंगे कि जो एक समय था आपने देखा होगा कि लंबे समय तक जो पिछले 15 सालों तक 2020 के चुनाव तक सुशील मोदी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समेट करके रखा था, भले ही उनसे लाख आप दूरियां बना करके रखे, उनसे विरोध हो, आपका वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उन्होंने समेट करके रखा था और पार्टी में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब अलग अलग तरह से इन चीजों को देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के लिए या बाकी के जितने भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में, रेस में हैं,
उन लोगों के लिए चिंता का कारण जरूर है। और ये सारा चीज मॉनिटर बैठा हुआ वहां दिल्ली का नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल। अब बाबा अगर हम बात करें पिछले 2 दिनों की, 2 दिनों में बीजेपी के अब तक 2 बड़े झटके लग चुके हैं। बीते दिनों 3 कद्दावर नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़कर फरार हुए। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2 और झटके शिवहर से ही लगे थे। एक पार्टी, एक जनसुराज में चले गए, दूसरा राजद में चले गए। और नेता सिर्फ अकेले ही नहीं जा रहे हैं ना, 100 के साथ में, 1-1 हजार के साथ में कार्यकर्ता लेकर फरार हो रहे हैं। पिछले दिन जब हम ये खबर कर रहे थे, पहली बार जब ये फरारी शुरू हुई थी, विकेट गिरना शुरू हुआ था, तभी हमने बताया था कि ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और आप देखिए कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आप उंगली पर गिनते रहिएगा। देखिए, पहले तो चुनावी साल है और चुनावी साल में सामंजस्य बिठाना और अपने लोगों को अपने साथ रोकना, ये पार्टी के जो नेतृत्व के लोग होते हैं उनका ये काम है। लेकिन नेतृत्व के लोगों में शायद मुख्यमंत्री बनने की होड़ ज्यादा है। इस बार के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि कहां से जीतना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर ज्यादा नजर आया होगा इस बार चुनाव में। तो निश्चित इन सब चीजों को फिर से बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व मॉनिटर कर ही रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरह की बातें हैं कि गया तो उसका गया होगा, मेरा कौन गया, ये लोग बंटवारा करना शुरू कर दिए हैं, शायद इसी का ये नतीजा लग रहा है। बिल्कुल। चलिए अगली खबर बाबा बहुत अहम है। अगली खबर अगर हम बात करें तो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। और चिराग पासवान इन दिनों जो बयान पार्टी की ओर से आ रहे हैं उससे एनडीए में खलबली मच गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि चिराग चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लगता है कि चिराग चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी ने फिर से बयान दे देती है कि चिराग को एमपी लड़बे करेंगे। वैसे में चिराग पासवान की ओर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया गया है बीते दिनों। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के अगर आप नीतीश कुमार से उनके रिश्तों के बारे में अगर आप कहेंगे तो 2024 के चुनाव के बाद से रिश्तों को सुधारने की बहुत कोशिश की गई और बहुत हद तक रिश्ते सुधर भी गए हैं। लेकिन चिराग पासवान का एक अपना आइडियोलॉजी है। आपको याद होगा कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, उस गठबंधन में रह करके किसी ऐसे मुद्दे पर जहां उनके पक्ष की बात नहीं हो या उन मुद्दे से वो सहमत नहीं है तो वो खुल करके विरोध भी करते हैं। उसके कई प्रमाण हमारे सामने हैं। अब जो रहा सवाल कि आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से पहले जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात किया करते थे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, नल जल योजना से लेकर के जितने भी योजनाएं थी, 7 निश्चय योजना है, उसको कटघरे में खड़ा करके रखते थे और बताते थे कि ये योजना और हमारी योजना दोनों का आप तुलना कर लीजिए तो निश्चित रूप से बेहतर योजनाएं हमारे पास है। बिल्कुल। वो बार बार इस बात को लेकर के, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में भी उन्होंने अपने जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को रखने की बात कही थी। इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश बिहार करना शुरू कर चुका है और बिहार की जनता जो 14 करोड़ है वो भी अब बिहार में एक विकल्प की तलाश शुरू कर चुकी है। उस विकल्प में कई चेहरे सामने हैं। भले ही आप सर्वे रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, आंकड़े आपके सामने बहुत हो कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, लेकिन जनता के नजर में नंबर 1 कौन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चिराग पासवान उस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कारण कि उनका फैन फॉलोइंग आप देख लीजिए, उनके शैली आप देख लीजिए, राजनीतिक शैली, उनका जो प्रदर्शन है वो आप देख लीजिए, 100% स्ट्राइक रेट देकर के वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी पार्टी के भीतर से जो बातें उठ करके आ रही है और जो थोड़ा सा इधर उधर 19-20 चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं अरुण भारती ने पार्टी को एकदम पूरी तरह से समझिए नट बोल्ट नहीं टाइट कर दिया है, उस तरह से टाइट करके पूरा एकदम फ्लोर पे ला करके रख दिया है। आप देखिएगा कि एक स्वर में पूरी पार्टी बोलती है, कोई कुछ बयान नहीं देता है। इमाम गजाली, कल तक आपने देखा होगा कि इनके बयानों को लेकर के बहुत सारी बातें होती थी, चिराग पासवान पर भी उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल। आज वही इमाम गजाली है, एक पोस्टर लगा देते हैं तो पूरी पार्टी उस पोस्टर का कहीं ना कहीं समर्थन में उतर जाती है। अब रहा सवाल कि चिराग पासवान का भी एक बयान आया जो आपने खबर भी किया था। चिराग पासवान ने दिल्ली में ये बात कही है कि हाँ, हमारी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूं, लेकिन ये अंतिम फैसला अभी नहीं है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो पोस्टर लगे हुए हैं और उस पोस्टर में नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के और नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को लेकर के जो बातें और सवाल खड़े हो जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली खड़े हो जा रहे हैं उस पोस्टर के लगाने के बाद। उस पोस्टर में स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सुधारेगा, आइए ना सुधारिए ना, पलायन,
पलायन कौन रोकेगा? आइए ना पलायन रोकिए ना। रोजगार कौन देगा? आइए ना दीजिए ना। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं चिराग पासवान को इंगित करके, ये बताता है कि चिराग पासवान में वो मादा है। और चिराग पासवान ने अपने विभाग में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको विभाग मिला है, उस विभाग के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उससे भी लोगों की उम्मीद जगी है जी। और जब वो ये कहते हो कि हम बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं, तो निश्चित रूप से बातें तो होगी ही। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की, तो एक बात मान के चलिए कि अभी चिराग ने जब कह दिया कि अंतिम फैसला नहीं है, और वो खुद ही मान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। परिस्थितियां बहुत कुछ करती हैं। आगे देखिए सीट शेयरिंग का समझौता और बाकी की चीजें जब एनडीए गठबंधन होती हैं तो क्या होता है। लेकिन एक इशारा तो जरूर है कि नीतीश कुमार के कई कार्यों पर उंगली जरूर इस पोस्टर ने उठा दिया है। और ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय, जब एनडीए गठबंधन के घटक दल बैठेंगे तो भले ही सीरियस नोट में नहीं हो, हंसी मजाक में हो, लेकिन उठेगा तो जरूर। जी बिल्कुल। बाबा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई खबर, जहां एक तरफ बिहार में लगातार बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता फरार हो रहे हैं। महागठबंधन से तो एक दल ही फरार हो गया बाबा, पूरा का पूरा। न तेजस्वी रोक सके, न कांग्रेस रोक पाई। देखिए, आप उस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया था। जब नीतीश कुमार ही फरार हो गए तो उस इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को लेकर के आप कितना चर्चा कीजिए। बिल्कुल, सब कोई प्रयास किया था। आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले हमने पूरा उसका खाका दिया था। हम पिछले 4 साल से लगातार ये बता रहे थे कि जब जैसे ही 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, 2020 का चुनाव बिहार में हुआ, और तब से लेकर के 2024 के चुनाव तक हम लगातार ये बात कहते रह गए कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं ने ये प्रयास किया कि गैर भाजपाई दलों को एक साथ जोड़ करके और एक गठबंधन बनाया जाए जो नरेंद्र मोदी को सामने से टक्कर दे। किसी ने बनाने में सफलता नहीं प्राप्त की। सोनिया गांधी G23 बनाना चाह रही थी, नहीं बना। तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार के बिना ये नहीं बनेगा, नीतीश कुमार ने उसको बनाया। अब जो स्थिति है कि आपको याद होगा कि 2024 का चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव का सबसे पहला बयान आया था। जब ये कई राज्यों में चुनाव होने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि अब इंडिया गठबंधन कहा, इंडिया गठबंधन तो खाली लोकसभा के लिए बना था। और ये उनका कहना और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव, दूरी बढ़ जाना, उसका परिणाम आपको साफ साफ नजर आया कि वहां भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की लड़ाई में, 2 बिलियों की लड़ाई में बंदर ने रोटी पूरा खा ली और वहां सरकार उसकी बन गई। अब जो स्थिति है बिहार में भी एनडीए गठबंधन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। और जब एनडीए गठबंधन तैयार नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इंडिया गठबंधन आप देखे होइएगा कि देशव्यापी जो ये गठबंधन था, अलग अलग राज्यों में ये गठबंधन धीरे धीरे करके बिखर गया। अब बिहार में भी स्थिति उसी तरह की उत्पन्न हो रही है। इंडिया गठबंधन में कई दलों ने, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जो हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि अखिलेश यादव भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी लड़ना चाहती हैं। तो आम आदमी पार्टी कैसे बाहर रहेगी? आम आदमी पार्टी ने भी ये फैसला किया था कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली का बदला हम लोग मिलजुल करके लेंगे बिहार में। लेकिन यहाँ चूंकि तेजस्वी यादव को ये समझ में आता है कि जितने दल बढ़ेंगे उतना उनकी सीटें कम होंगी, तो तेजस्वी यादव ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। न वो हेमंत सोरेन को सीट देने के लिए तैयार है, न अखिलेश यादव को देने के लिए तैयार, न ममता बनर्जी को देने के लिए। कि हम आपके यहाँ जाके लड़े थे, हेमंत सोरेन के यहाँ तो जाके लड़े भी थे, फिर भी उनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राकेश यादव, वो लगातार तीसरी यात्रा पर हैं। गुप्त रूप से 2 यात्राएं की गई। तीसरी यात्रा सीमांचल के क्षेत्रों में की जा रही है और पूर्णिया से शुरू होकर के किशनगंज से अररिया और अररिया के बाद जो उनका कटिहार में जो यात्रा है वो चार जो अलग अलग जिले हैं वो सीमांचल के, उस पर यात्रा करने के बाद चौथे यात्रा की भी तैयारी हो चुकी है, उसका भी पोस्टर आ गया है। और अरविंद केजरीवाल खुद बिहार में चुनाव की तैयारी को देखने और सभा को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं, जो हमारी जानकारी है। अब लेकिन बाबा अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर 2 ऐसे चेहरे हैं जो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं चुनाव को। तो क्या यहाँ पे सफलता मिल पाएगी उतनी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत अभी आजमा ही रहे हैं? देखिए, राजनीति में
सफलता असफलता बहुत मायने नहीं रखती है। राजनीति में राजनीति करना सबसे महत्वपूर्ण है। कौन जानता था कि आम आदमी पार्टी पहली बार में आएगी और पहली बार सरकार बना लेगी, दूसरी बार में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को धाराशायी कर देगी, खाता तक नहीं खुलेगा कांग्रेस का जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। ये सारी चीजें जनता के मूड पर निर्भर करता है। और आम आदमी पार्टी हो या प्रशांत किशोर, आपने जिसकी बात की, आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए, आप जिन लोगों की बात कर लीजिए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने लोगों पर भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि उनके लोग जो हैं भरोसा करेंगे। और उनके साथ जिस तरह की आप देखा होगा कि आप प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ होने लगी है। अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की जो यात्रा चल रही है उसमें भी आपको भीड़ नजर आया होगा, काफी भीड़ हो रहा है। लोग उस तरफ सोचना शुरू करते हैं और विकल्प की तलाश करते हैं, और बिहार विकल्प की तलाश करना शुरू कर चुका है। चिराग पासवान विकल्प होंगे तो क्या चिराग पासवान विकल्प होंगे तो प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल विकल्प नहीं हो सकते हैं? क्या राकेश यादव विकल्प नहीं हो सकते हैं? निश्चित रूप से हो सकते हैं। एक सवाल बाबा और रहेगा, केजरीवाल को जिस तरीके से दिल्ली में सफलता मिली थी और सरकार बना ली, उसका पंजाब में बना लिए, और जो वहां पे काम किए, क्योंकि दिल्ली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ दिल्ली पंजाब का, क्योंकि आधा बिहार दिल्ली पंजाब में जाकर रहता है नौकरी की तलाश में, तो क्या वहां के काम को जो देखे हैं बिहार के लोग, उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा? निश्चित रूप से। जब बिहारियों के दम पर दिल्ली जीता जा सकता है तो दिल्ली में रह रहे पलायन करके जो गए हैं, आपको याद होगा एक बहुत इसी मुद्दे पर हमारे और संपादक नमन मिश्रा जी के बीच एक चर्चा चल रही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ में से 2 करोड़ बिहार से जो बाहर जाकर के काम करते हैं उन लोगों को बिहार लाने की तैयारी कर रही है। और इसीलिए चुनाव में आपने देखा होगा कि चुनाव की तारीखें जो तय होंगी वो लगभग छठ के आसपास का है। तो ये आप मान के चलिए कि वो 2 करोड़ लोग जो बिहार आएंगे वो सिर्फ भाजपा को वोट देने थोड़े आएंगे, वो अरविंद केजरीवाल का बदला भी लेने आएंगे। और यही कारण है जिन क्षेत्रों से लोग पलायन करके अधिक संख्या में गए हैं, अरविंद केजरीवाल उन क्षेत्रों पर ज्यादा अपना फोकस बढ़ाए हुए हैं, और वही लोग होंगे जो दिल्ली का बदला बिहार में आकर के ले सकते हैं। तो परिस्थितियां तो बदलती हुई नजर आएंगी, निश्चित रूप से आएंगे, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें यह सब होता है। जनता का मूड कब चेंज हो जाए। बिल्कुल। चलिए, अरविंद केजरीवाल पे तो आपने खबर देख ही लिया कि महागठबंधन से अलग हो गए हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और पार्टी है, नहीं है, चुनाव अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, संशय बना हुआ है बाबा। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा फिर से एनडीए छोड़ने वाले हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के संशय की स्थिति शुरू हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा होगा विक्रमगंज की सभा में उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, जबकि आपको पता है कि वही क्षेत्र है उपेंद्र कुशवाहा का जहां से उनको बुरी तरह से हराया गया है। मिसमैनेजमेंट के कारण वो हारे हैं, ये भी बात क्लियर है। और यही उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीत करके वही काराकट से गए थे, उसी क्षेत्र से गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, जब उनको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था। इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा ना कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सुलझे हुए और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा न जेपी आंदोलन से अलग है और न ही वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उससे अलग है। दोनों के बीच के नेता हैं वो, और बिहार पर उनका फोकस भी रहता है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उनके एक बयान को मैं कोट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक बयान दिया है कल ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कुम्हार बतिया कोई नहीं, देख तर्जनी देख मर जाए। इसका मतलब सीधे है कि वो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको साइड लाइन करने की कोशिश की। सीट शेयरिंग के समझौता में भी जो परिस्थितियां बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी निश्चित रूप से है। उनके प्रवक्ता से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी हॉट टॉक में हमने रखा है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जिस रास्ते बड़ी तेजी से निकले थे अचानक से ब्रेक लगा है, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना होगा कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा, क्योंकि अब तक जो भी फैसले उन्होंने लिए उस फैसले पर वो सफल नहीं हो पाए। 2014 का फैसला उनका सबसे सफल रहा, जिसमें 3 सीटें जीत करके आए। 2019 में जो फैसला उन्होंने लिया उस फैसले पर पूरी तरह से वो टिके। 2020 में भी उनका फैसला भले ही उनके गठबंधन के लिए बेहतर रहा हो, लेकिन उनके लिए घातक रहा। नीतीश कुमार के साथ
जाने का जो पार्टी विलय का फैसला था वो भी गलत हुआ, और एनडीए गठबंधन में जाने का भी उनको फायदा नहीं मिला जी। एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको नहीं मिला है, और बार बार त्याग करके आते हैं वो, अपनी पद छोड़ते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपना मंत्रिमंडल से त्याग पत्र बाबा जहर तो पी लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो बयान दिया कि मैं कोई कदुआ नहीं हूं कि मेरे बिल्कुल उंगली करेगा मैं सड़ जाऊंगा, हाँ, तो इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी भी कोई ब्रह्मास्त्र है, जो आखिरी ब्रह्मास्त्र उपेंद्र कुशवाहा का होगा और वो एकदम जीवित हो जाएंगे? देखिए, कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा की गिनती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उससे बड़ा कोई कुशवाहा समाज का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे लेकर के आ रही है, हो सकता है उसके कारण उनके नाम को अलग रखा गया, क्योंकि याद मुझे आ रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से बाहर हुए थे तो किसी बात को लेकर के उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी ने कि नया मुल्ला जो है प्याज ज्यादा खाता है जी। किसी बात को लेकर के जब उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री की बात की थी कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, उसी पर उन्होंने कहा था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक बात को तय मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए यहाँ से अब रास्ता एक अलग निकलता है। अब किस रास्ते को चुनते हैं 8 तारीख को तय होगा। 8 तारीख को उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है, एक तरफ वो होंगे और दूसरी तरफ चिराग पासवान एक सभा कर रहे होंगे, दोनों 8 तारीख को फैसला करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना जो होता है ना, बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन का होता है। चलिए, तो परिवर्तन का समय आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो 8 तारीख को करने जा रहे हैं। लेकिन बाबा, एक और नेता बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने से पहले उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव के लिए अब आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया है, और कौन है जयचंद, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर के आप जितनी भी राजनीतिक चर्चाएं कर लें जी, उससे तेज प्रताप को बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है जी। तेज प्रताप की अपनी शैली है राजनीति करने की, अपने रॉ में वो बहते हैं और जो फैसला कर लेते हैं, जो उनका मन कहता है उसी हिसाब से वो अपने आप को ढालते भी। 2019 में राष्ट्रीय जनता दल में रह करके उन्होंने पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़वाया था अपनी ही पार्टी के विरुद्ध। उस समय कहाँ उनको निकाला गया पार्टी से जी। आप दरवाजे बंद कर दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए। आपको लगता होगा कि 2025 के चुनाव में आप उस जगह खड़े हैं जहां बार बार सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाइए, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट ना है। 2020 में भी तो आप बन रहे थे। कई लोगों ने तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ फोटो लगा करके अब कहना शुरू कर दिया था कि अब देखिएगा मेरा रुतबा, अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमारा ये हो गया, देखिए वो हो जाए। और वही लोग अपना पोस्ट डिलीट किए थे जी। देखिए, बिहार की जनता बहुत बारीकी से सोचती है जी। तेज प्रताप यादव को उठा करके आपने महुआ से भेज दिया हसनपुर, लोगों ने हराए थोड़े, जीत करके आए जी। लालू की शैली के लिए वो जाने जाते हैं और लालू शैली की राजनीति वो करते हैं, अखड़ राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आप तेज प्रताप यादव के साथ जिस भाषा में बात कीजिए उसी भाषा में बात करते हैं। 2 मिनट की बात कल हम बता रहे थे, वो 2 मिनट वाले हैं, 2 मिनट बुलाते हैं हवेली पे जी। ये आप अखर अहिर वाला जो गुण है उनमें है। हाँ, वो देखिए है क्या ना कि वो कहते भी हैं इस बात को, वो कहते भी हैं कि देखिए हम लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में जी। और बार बार उन्होंने जिस तरह से इतनी सारी घटनाओं के बाद उन्होंने खुद को अर्जुन और खुद को कृष्ण की भूमिका में जी, और अपने छोटे भाई को अर्जुन की भूमिका में रखा, तो ये भी बातें बहुत हिम्मत वाला और बहुत ताकत वाला करेगा। मुझे याद आ रहा है कि जब तेज प्रताप यादव का ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ था तो नमन जी ने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट पर बहुत लोगों ने चर्चा की थी कि वास्तव में इतना हिम्मत करना सबके बस में नहीं है, एक्सेप्ट करना अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को किसी दूसरे के बस में नहीं है। खैर, तेज प्रताप यादव को लेकर के और उन्होंने जयचंद की जो बात की है, ये बात कोई पहली बार थोड़े उन्होंने किया है। नाम जयचंद उन्होंने पहली बार दिया है, लेकिन अब इसको लेकर के वो कितनी बार पार्टी में, अपने परिवार के बीच इस बात को लेकर के वो खड़ा कर चुके हैं जी। आने वाले समय के लिए भले ही इसको अब लेकर के उनके विरोधी जो हैं वो जयचंद की भूमिका अलग अलग बता रहे हो, उन्हीं के परिवार के लोगों को जयचंद बता रहे हो, लेकिन इन सब के बावजूद जो वास्तविकता है वो तेज प्रताप भी समझ रहे हैं। और तेज प्रताप के लिए रास्ता भले ही बंद हो जाए। आपको याद होगा ना, जब 3 दिन हम लोगों ने पोस्ट किया वो चिट्ठी हमने देखना चाहा, तो आपको मालूम हुआ ना कि चिट्ठी 3 दिन के बाद आया, और वही पिछले डेट का जी 25 तारीख। अगर आज तक कभी आपने सुना है किसी को निलंबित किया जाता हो तो 5 दिन के बाद चिट्ठी नजर आता हो कि निलंबन के समय चिट्ठी दी जाती है? तो यानी इतने दिनों तक आप इंतजार कर रहे थे
अब ये सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं और जो चिट्ठी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पुत्र हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि ठीक है जो फैसला पिताजी ने किया है उससे मंजूर है, लेकिन मेरे माता और पिता को कुछ हुआ, अगर देखभाल बढ़िया से नहीं हुआ तो फिर समझिएगा मुस्कुराहट चाहिए चेहरे, बिल्कुल उनके चेहरा मुस्कुराते हैं और उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं। ये बातें आप समझ सकते हैं ना, 2019 में सबने साथ छोड़ दिया था, अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वो खड़े नजर आए थे, बहुत सारी बातें हैं जो नजर आई थी। और एक बात तो आप मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव के लिए रास्ते एक तरफ बंद होंगे ना, कई रास्ते खुलेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दो मुख्यमंत्री, पिता और माँ दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक बड़ी राजनीतिक लेगेसी उनके साथ है, कभी भी उसको भजाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने विपक्ष को दिया ना, जो अभी सरकार में है, निश्चित रूप से जयचंद वाला। आप देखिए, कहा जाता है हमारे यहाँ कि घर फूटेगा तो गांव लूटेगा, गांव फूटेगा तो जवार लूटेगा, जवार फूटेगा तो राज्य लूटेगा, राज्य फूटेगा तो देश लूटेगा, और देश फूटेगा तो दुनिया लूटेगी। ये तो होता ही है। और इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र दिया है जिसका नतीजा तो वो दिखा चुके हैं 2019 में। एक आध को जो सीट जीतने वाले थे, जहानाबाद की सीट तो जीता हुआ था ना सुरेंद्र यादव का, जो करीब 1700 वोटों से हार जीत हुई थी लोकसभा में 2019 में, वो सीट तो जीते हुए थे ना, इन्होंने अपना उम्मीदवार उतार करके हरवाया था। तो ये सारी चीजें उनमें क्षमता है, और जैसे ही वो उतरते हैं लोगों के बीच में तो लोगों का हुजूम देख लीजिए आप, उनके साथ खड़ा होता है, लालू वाला क्रेज दिखता है, बिल्कुल एकदम दिखता है, और स्वच्छंद है भाई एकदम। मैंने रात में आप देख लीजिएगा, बाकी लोग तो आप राजनीति करते हैं और अपने हिसाब से अपनी चीजों को करते हैं, इनको 12 बजे रात में अगर आप फोन कर दीजिए, आप उठा लिए तो देखिए आप आपकी समस्या में तुरंत वो पहुंच जाएंगे। कभी थाने में आप देखिए, कभी अस्पताल में देखिए, ये चीजें तो आप देखते ही रहे हैं ना, करते रहते हैं। चलिए, तो तेज प्रताप पर भले ही एक्शन ले लिया, लेकिन तेज प्रताप है, ये लोहा जरूर मनवाएंगे। बाबा बढ़ते हैं बोनस खबर की ओर। बोनस खबर क्या है आज आपके पिटारे में? देखिए, बोनस खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद खबर इसको कह सकते हैं जी। दुखद हम इसलिए कह रहे हैं कि पता नहीं इसको आप राजनीतिक शैली में कैसे किस शब्द से अलंकृत कीजिएगा, लेकिन लगातार जो देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक औरत है, क्रेज था जी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है जी। शुरुआत के खबर में ही आपने एक बात कही थी कि 3 विकेट गिर गया है जी, और 3 विकेट के साथ साथ कई सैकड़ों लोग उनके साथ पार्टी छोड़े हैं जी। एक तो ये बात, दूसरी बात की अभी हमारी खबर करने के दौरान ही संपादक नवल मिश्रा जी ने बताया जी, जो कि बोनस खबर में हम लोगों ने शामिल किया है, कि असित नाथ तिवारी काफी कहा जाए तो प्रबुद्ध जो प्रवक्ता है उनमें से वो आते थे। चीजों को रखने का तरीका, शैली, कांग्रेस से वो आए थे, इन्हीं सब बातों को आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते जी। और जिस परिस्थिति में वो कांग्रेस से आए थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने झंडा पकड़ा था, और जिस मजबूती के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते रहे हैं, एक मजबूत प्रवक्ताओं की लिस्ट में उनका नाम आता था जी। अभी जो घटना घट रही है, आपने देखा होगा कि पीएमसीएच को लेकर के इतना बेहतरीन अस्पताल बना है, लेकिन उसकी व्यवस्था से लोग कितने नाराज हैं। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, और खास करके 9 साल की बच्ची वाला जो मामला सामने आया है, मुजफ्फरपुर वाला, जिसको लेकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा तक कांप जाती है कि अगर सोचिए कि आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, दूसरा भगवान कहा जाता है, और वहां जाकर के अगर आपके साथ इस तरह की बातें हो, आप जिंदा रह सकते हैं लेकिन आपको मार दिया जाए, घंटों एम्बुलेंस में छोड़ दिया। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि क्या बताएं हम, मेरे व्यक्तिगत कई अनुभव हैं, जिस अनुभव को हम लोग क्या कहें, हम लोग चूंकि पत्रकार हैं तो किसी को फोन कर दिया कि भाई ये समस्या है, देख लीजिए, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अक्सर आप देखिएगा तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम झेल चुके हैं इस चीज को, और संयोग ये था कि समय पर हमें वो सारी चीजें मिल गई, लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर के, और खास करके अगर कहा जाए तो मंगल पांडे, जो आज नहीं कई बार जब मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उनको स्वास्थ्य विभाग ही मिलता है जी। इसके बावजूद भी मंगल पांडे इस पूरे मामले पर, किसी भी मामले पर सामने निकल करके नहीं आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सा ऐसा राज है जो वो छुपाना चाहते हैं? पीएमसीएच को लेकर के काहे इतना ज्यादा वो डरते हैं, ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसीएच को लोग समझते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हम
आप देख लीजिए कि किसी भी अस्पताल से यदि आपको ट्रांसफर किया जाता है सीधे पीएमसीएच किया जाता है, यानी कि लोगों को ये भरोसा होता है कि पीएमसीएच में जाने के बाद वहाँ बेहतर व्यवस्था है, अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ आपका जान बच जाए। और कहीं भी जिला से भी अगर रेफर किया जाता है तो डायरेक्ट पीएमसीएच ही किया जाता है बाबा। और वहाँ की व्यवस्था देख करके अब तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब बीमारी का नाम सुनने से पहले पीएमसीएच का नाम सुन करके रोंगटा खड़ा हो जाता है। असित नाथ तिवारी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उन्होंने ट्वीट किया था, इसी मुद्दे पर उन्होंने पोस्ट लिखा था। हालांकि पोस्ट और कई लोगों ने लिखा था, कई लोगों ने तो डिलीट कर दिया। मैं नाम लेकर के उनको किसी तरह का हीरो बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोग जो समाज के नाम पर राजनीति करने के लिए आते हैं, समाज के बेहतरी के लिए राजनीति करने आते हैं, और अगर वही लोग अपने फायदे के लिए इस तरह की बातों को, सामाजिकता को और इस तरह की गलतियों को भी यदि पर्दा डालना शुरू करें तो निश्चित रूप से राजनेताओं पर से आदमी का भरोसा उठना शुरू हो गया है और उठता ही है। असित नाथ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो पोस्ट डिलीट नहीं किया है और निश्चित रूप से ऐसे ही लोग राजनीति में कोई ना कोई मिसाल कायम करते हैं। जी चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर खबर हम आपको बता रहे थे, ऐसी जो खबर लगातार बिहार की राजनीति में बनी रहेगी। वैसे में हर रोज वादे के मुताबिक हम सुबह 7 बजे रातों रात लेकर हाजिर होते हैं और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिल भी रहा है। अपेक्षा और है तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम हर रोज इसी तरीके से आपके सामने उपस्थित हो सके। तो दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।